670 ईस्वी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए और 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 610 ईस्वी में जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए पहली वही मौसूल हुई और यहीं से इस्लाम का बाकायदा आगाज़ हो गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में बहुत ही मुश्किलात का सामना रहा, इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 622 ईस्वी में अपने चंद साथियों के साथ मक्का से मदीना की तरफ हिजरत का इरादा फरमाया और यहीं से इस्लामी कैलेंडर यानी हिजरी कैलेंडर का आगाज़ हुआ। मदीना में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की मेहनत से इस्लाम फैलना शुरू हो गया और मुसलमानों की तादाद में इजाफा होता गया। 632 ईस्वी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहान फ़ानी से पर्दा फरमा गए, मगर अब तक मुसलमान एक अच्छी और मुस्तहकम पोजीशन में आ चुके थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा मुंतखब हुए और उन्होंने अपनी खिलाफत के 2 सालों में अरेबिया के बहुत से इलाके फ़तह किए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा मुंतखब हुए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में मुसलमानों ने बाज़ंतीनी और पर्शिया जैसी बड़ी ताकतों को ललकारा और उनके बहुत से इलाके फ़तह कर लिए। 638 ईस्वी तक मुसलमानों ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में बैतुल मक़दस भी फ़तह कर लिया। 641 ईस्वी तक पूरा शाम, मिस्र और फ़लस्तीन मुसलमानों के कंट्रोल में आ चुका था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में भी मुसलमानों की फतूहात का सिलसिला जारी रहा। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में पूरे पर्शिया पर मुसलमानों की हुकूमत कायम हो गई थी। इसके अलावा शुमाली अफ्रीका के बहुत से इलाके भी इस्लामी रियासत का हिस्सा बन चुके थे। 656 ईस्वी में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बगावत में शहीद हो जाते हैं। वो 12 साल तक मुसलमानों के खलीफा रहे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा मुंतखब हुए, मगर शाम में हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ इख्तिलाफ़ात की बुनियाद पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत को मानने से इनकार कर देते हैं और यूँ मुसलमानों में खाना जंगी शुरू हो जाती है और मुसलमानों की फतूहात का सिलसिला थम जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत कायम हो जाती है। खिलाफत राशिदा का खात्मा हो जाता है और बनु उमैया का दौर शुरू हो जाता है। बनु उमैया के दौरे हुकूमत में मुसलमानों की फतूहात का सिलसिला फिर शुरू हो जाता है। बनु उमैया के दौर में ही तारक बिन ज़ियाद स्पेन के साहिल पर कश्तियाँ जलाते हैं और पूरा स्पेन फतह कर लेते हैं। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन कासिम सिंध के साहिल पर दस्तक देते हैं और मुल्तान तक का इलाका फतह कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो बनु उमैया के दौर में ही वाक़या करबला जैसा दिल खराश वाक़या होता है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ज़िबाह कर दिए जाते हैं। 749 ईस्वी में बनु अब्बास बनु उमैया के खिलाफ बगावत कर देते हैं और कूफा पर कब्जा कर लेते हैं। 750 ईस्वी तक स्पेन के अलावा बाकी तमाम इलाकों पर अब्बासी अपनी हुकूमत कायम कर लेते हैं। बनु अब्बास और बनु उमैया में फैसला कुन जंग रिवर ज़ाब के किनारे लड़ी जाती है, जिसमें बनु उमैया को शिकस्त का सामना करना पड़ता है। उस वक्त अब्बासी खिलाफत दुनिया की सबसे ताकतवर इस्लामी रियासत थी। अब्बासियों के शुरू के दौर को मुसलमानों का सुनहरी दौर कहा जाता है, क्योंकि इस दौर में मुसलमानों ने साइंस, आर्ट्स, सकाफत और अदब में अपना लोहा मनवाना शुरू कर दिया था। 1000 ईस्वी तक अब्बासी खिलाफत भी कमज़ोर पड़ जाती है। इस तरफ सल्जूक़ सरदार अपनी हुकूमत कायम कर लेते हैं तो इस तरफ फातमी खिलाफत कायम हो जाती है। मगर सल्जूक़ सल्तनत में ताकत किसी एक सरदार के पास नहीं होती, बल्कि बहुत से सरदार छोटे छोटे इलाकों पर हुक्मरानी कर रहे होते हैं। मुसलमानों की इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए सलेबियों ने बैतुल मक़दस पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया। मुसलमानों की इस डूबती नैया में आखिरी कील मंगोलों ने ठोका। मंगोलों ने जब इन इलाकों का रुख किया तो सल्जूक़ सरदारों ने बिना किसी मज़ाहमत के मंगोलों के सामने हथियार डाल दिए। 1258 में मंगोलों ने एक बड़ा हमला करके बगदाद को ज़मीन बोस कर दिया और यूं मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म कर दी गई। लेकिन मंगोल जल्द ही मुसलमानों के रहन सहन और मजहब से मुतासिर होकर मुसलमान होने लगे। चंगेज़ खान की वफ़ात के बाद 1300 ईस्वी में मंगोलों में खाना जंगी शुरू हो जाती है और मंगोल सल्तनत 4 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। इन 4 में से 3 हिस्सों पर काबिज मंगोल हुक्मरान इस्लाम कबूल कर लेते हैं। जब मंगोल खाना जंगी की वजह से कमज़ोर हुए तो अनातोलिया में मौजूद उस्मानी तुर्कों ने उस्मान गाजी की क़यादत में उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रख दी। 1400 ईस्वी तक उस्मानी तुर्कों ने बहुत बड़े इलाके को फतह करके उस्मानी सल्तनत में शामिल कर दिए।
1453 میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر کے بازنطینیوں کی 1000 سالہ حکومت ختم کر دی۔ 1492 میں صلیبیوں نے اسپین اور پرتگال میں مسلمانوں کو شکست دی اور اسپین پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ 1600 عیسوی تک 3 بڑی اسلامی ریاستیں قائم ہو چکی تھیں۔ پہلی ریاست عثمانی سلطنت تھی جو موجودہ ترکی، مشرقی یورپ اور افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ دوسری ریاست صفوی ریاست تھی جس میں آج کا ایران اور عراق کا کچھ حصہ شامل تھا، اور تیسری ریاست مغل سلطنت تھی جو آج کے افغانستان، پاکستان اور انڈیا پر مشتمل تھی۔ 19ویں صدی میں انگریز تجارت کے بہانے انڈیا میں داخل ہوئے اور یہاں کے حکمرانوں کی کمزوریاں دیکھ کر یہاں قابض ہونا شروع ہو گئے۔ 1857 میں ایک نتیجہ خیز جنگ لڑی گئی جس میں انگریز بغاوت کو کچلنے میں کامیاب رہے اور برصغیر پر قابض ہو گئے۔ افریقہ میں بھی ان ممالک نے اپنی کالونیاں بنانا شروع کر دی تھیں۔ افریقہ کے کچھ حصے پر فرانس نے قبضہ کر لیا۔ 1882 میں برطانیہ نے مصر پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1914 میں جنگ عظیم اول ہوئی جس میں عثمانی سلطنت نے جرمنی کے ساتھ جنگ میں کودنے کا فیصلہ کیا، مگر اس جنگ میں عثمانیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد عثمانی سلطنت کے زیر انتظام علاقوں کو فرانس، برطانیہ اور روس نے آپس میں بانٹ لیا۔ خلافت ختم کر دی گئی اور 1923 میں مصطفیٰ کمال اتا ترکی کی قیادت میں ترکی ایک سیکولر ملک بن کر ابھرا۔ جنگ عظیم اول کے بعد انگریزوں نے مختلف ایتھنیسٹیز رکھنے والے لوگوں کو یہاں منتقل کیا اور پھر یہاں پر انتہائی چالاکی سے اس طرح بارڈر کھینچے جس سے مختلف ایتھنیسٹیز کے لوگ ایک ملک میں اکثریت اور دوسرے ملک میں اقلیت میں آ گئے۔ آج اگر مڈل ایسٹ کی یہ حالت ہے تو اس کی وجہ اس وقت کے انگریزوں کی جانب سے اس وقت کھینچے گئے بارڈرز ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کمزور ہو گیا، مگر جاتے جاتے برصغیر کو بھی انتہائی مبہم انداز میں تقسیم کر گیا، جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت اب تک 4 جنگیں لڑ چکے ہیں۔ 1948 میں جاتے جاتے برطانیہ مڈل ایسٹ کو اسرائیل کا تحفہ دے گیا۔ 1948 میں عرب ممالک اسرائیل کے قیام کے خلاف کھڑے ہوئے، مگر اسرائیل نے برطانوی آشرواد سے عربوں کو شکست دی اور اپنے پنجے مزید مضبوط کر لیے۔ 20ویں صدی میں عربوں اور اسرائیل میں کئی بار جنگ ہوئی، مگر ہر بار عربوں کو شکست کا سامنا رہا۔ نئے بننے میں مسلم ممالک نے بھی مختلف نظام حکومت قائم کر لیے۔ شام، ترکی اور مصر سیکولر ملک بن کر ابھرے، جبکہ سعودی عرب نے وہابزم اور ایران نے شیعہ کو اپنا طرز حکومت بنایا۔ 1979 میں سوویت یونین نے اپنی فوجیں افغانستان میں اتار دیں۔ امریکہ نے پاکستان اور سعودی عربیہ کی مدد سے سوویت یونین کو افغانستان میں سبق سکھانے کا پلان بنایا۔ پلان کے مطابق پاکستان کو امریکی ڈالروں اور سعودی ریالوں سے مجاہدین تیار کرنا تھے۔ سب کچھ پلان کے مطابق رہا اور سوویت یونین کو افغانستان میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 9/11 کے بعد امریکہ افغانستان میں اپنے ہی بنائے ہوئے مجاہدین پر چر دوڑا۔ پاکستان نے ایک بار پھر امریکہ کا ساتھ دیا، جس کے بعد یہی مجاہدین یا طالبان پاکستان کے خلاف ہو گئے، جس کا خمیازہ پاکستان آج تک بھگت رہا ہے۔ 2011 میں مڈل ایسٹ میں عرب سپرنگ کی تحریک شروع ہوئی، جس نے کئی ممالک کے بادشاہوں کا تختہ الٹ دیا، مگر جہاں تختہ نہ الٹایا جا سکا وہاں سول وار نے ملک تباہ کر کے رکھ دیے۔ آج مڈل ایسٹ میں چند ایک ملکوں کے علاوہ باقی تمام ممالک خانہ جنگی کا شکار ہیں۔